पढ़ने जा रहे हैं एमसीक्यूज किसके, रेडॉक्स रिएक्शन के सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से करें। ये मैं जो एमसीक्यूज करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और वो आपकी जो बुक में से आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें से ऑलमोस्ट मैंने टफ वाली और एक एक एग्जाम्पल लिया है। इसके बेस पर अगर आप ट्राई करेंगे तो दूसरे बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप देखिए हम लोग करते जा रहे हैं एमसीक्यू। फर्स्ट है कंसीडर द चेंज इन consider the change in oxidation state of, consider the change in oxidation state of bromine corresponding to different, एक चीज यहाँ ध्यान देते चले, EMF वैल्यू दिया है लेकिन वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। डिफरेंट EMF values as shown in the below। देखते चले, BrO4 minus 1.82 volt, PrO3 1.5 volt, HBrO2 minus 1.595 volt, Br2 1.59 volt, Br minus। ऑप्शन है ए हम लोगों को BrO3 माइनस बी, BrO4 माइनस सी, Br2 डी, HBrO। देखिए मैंने पहले ही बोला था कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यू एज शोन इन द बिलो डायग्राम। BrO4 minus 1.82 volt, BrO3 1.5 volt, HBrO2 minus 1.595 volt। एक चीज ध्यान देखिए ये दोनों सेम वोल्ट दिए, ये दोनों सेम वोल्ट दिया है तो हम लोग इसी से कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना। देखिए EMF दिया है ना, EMF कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हम लोगों को फाइंड आउट करने में इसकी कोई हेल्प नहीं, हम लोग इसको यूज नहीं है, हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। 1.59 इधर भी दिया इधर भी दिया। अब पूछ रहा है EMF और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्पेसीज अंडरगोइंग, व्हिच स्पेसीज अंडरगोइंग, इनमें से व्हिच स्पेसीज अंडरगोइंग disproportionation अब खुद सोचे, अभी मैंने लास्ट टॉपिक ही पढ़ाया था आपको इससे पहले वाले लेक्चर में। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें कोई एक स्पेसीज की ऑक्सीडेशन नंबर जो रहती है वो 2 और 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा होती है। अगर हम लोग EMF वैल्यू के हिसाब से देखें तो EMF वैल्यू की ये दोनों सेम वैल्यू है ना, तो हम लोग इसी से रिलेटेड सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को किसके बेस पर बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और यहाँ पर देखें इसका +1, इसका भी +1, यहाँ पर है -2 हो गया, यहाँ पर सॉरी ये -2 इसका। अब आपको बोला है इसमें से पहचाने कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है पांचों में से कौन कर रहा है। अब ध्यान देना, यहाँ पर Br +1 है, +1, यहाँ 0, यहाँ -1। देखिए आप 3 अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊं तो मेरा HBrO में Br +1, Br2 में 0 और Br -1 में -1, यानी ये तीनों में ब्रोमीन का मुझे क्या लग रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग लग रहा है। तो देखिए यहाँ से मैं अगर आगे बढ़ूं तो मेरी ये वाला पार्ट जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन कर रहा है, यानी HBrO मेरा क्या कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। कैसे समझ में आएगा, अगर EMF वैल्यू के हिसाब से बोला जाए तो वो रिएक्शन जिसका EMF वैल्यू सेम दिया है उस रिएक्शन को लेकर चले, और जो HBr जो पार्ट पहले दिया है उसको हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन कंसीडर करके चलें। जैसे ये हम लोगों का डिफरेंट दिया 1.5, 1.82, ये नहीं लेना, 1.59, ये दोनों सेम है ना, तो हम लोग ये तीनों को पकड़ कर चलते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन में 3 की जरूरत होती है, चाहे रिएक्टेंट एक हो चाहे प्रोडक्ट एक हो।
3 को अगर लेकर चलती हूँ तो मैं स्टार्ट मेरा यहाँ से हो रहा है, ये पार्ट जो है डिसप्रपोर्शनेशन में जा रहा है, तो इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ब्रोमीन तैयार हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द पेयर ऑफ कौन सी जोड़ी है वो, द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट, रह सकती है टुगेदर। कौन सा ऐसा पेयर है जो रिएक्शन टुगेदर रह सकती है, यानी वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं करेगी। ए FeCl3 और SnCl2, B HgCl2 SnCl2, C। इस टाइप का रिएक्शन देखें, आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लेंगे आसानी से, क्वेश्चन ध्यान से समझें। द पेयर ऑफ, ये चारों पेयरिंग में है, इसमें से वो पेयरिंग पहचानने का जो एग्जिस्ट कर सकती है, रह सकती है मतलब वो दोनों जोड़ी या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपस में नहीं करेगी। समझ में आ रहा है? जैसे आप देखें यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन -3 ना, 3Cl -3 तो Fe का +3, 2Cl -2 ना तो Sn का +2। आपको पता है Fe जो है +3 के अलावा और कौन सी बता सकती है, +2 भी बता सकती है। Sn +2 के अलावा और क्या बता सकती है, +4 भी। यानी ये लोग जो है आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है और चेंज हो सकती है। ये लॉस करके या फिर ये गेन करके और ये लॉस करके आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यहाँ Hg साफ समझ में आ रहा है, +2 समझ में आ रहा है आप लोगों को, Hg +2 और +1 ऐसे अगेन +4। आप देख रहे हैं इसकी +2 है यहाँ पर, लेकिन ये +1 भी बता सकता है गेन करके, +2 है +4 भी बता सकता है लॉस करके, यानी ये दोनों भी आपस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकते हैं। ये भी नहीं, FeCl2 साफ समझ में आ रहा है, +2, इसकी +3 भी हो सकती है, बढ़ रहा है। Sn इधर है +2, +4 भी जा सकता है। आप देखें इसमें Fe +2 है, लेकिन ये Fe +3 भी हो सकता है, बढ़ रहा है यानी ऑक्सीडेशन कर रहा है। Sn +4 है, +4 भी +2 है, +4 भी हो सकता है, यानी ये अगेन क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ये दोनों ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, आगे अगर जाके करते हैं तो दोनों ऑक्सीडेशन करते हैं। दोनों अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो मतलब दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट? ये दोनों बढ़ रहे हैं, प्लस में ही जा रहे हैं, यानी दोनों जो है आपस में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। यानी कि देखिए ना, +3 के आयोडीन इस यहाँ पर या तो +1 या फिर इसके आगे जाएगा +7, +3 से ये +2 हो सकता है, कम हो सकता है, घट सकता है, ये कम से ज्यादा की तरह से जा सकता है, यानी रिडॉक्स कर सकता है। ये सिर्फ ये अकेले की रिएक्शन है जिसमें Fe और टिन दोनों के दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, यानी वो लोग रिडॉक्स नहीं करेंगे, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर कम या ज़्यादा होता है, यानी दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, तो दोनों अपनी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इन एसिडिक मीडियम, ये सेकेंड वाला हो गया। थर्ड, in acidic medium H2O2, you know it very well, hydrogen peroxide changes Cr2O7 -1 to CrO5, which has 2, आप देख रहे हैं ये पैरोक्सी लिंक है, मैंने बताया था 2 ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं आपस में, तो वो पैरोक्सी लिंक होता है जहाँ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1। ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5, अगेन देखिए आप, क्रोमियम और ऑक्साइड जो मैंने आपको बताया था, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर
CR डबल बॉन्ड O इन एसिडिक मीडियम में बोल रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड चेंज करता है क्रोमेट को टू CrO5 क्रोमियम पेरोक्साइड विच हैज 2। इसका कन्वर्जन हो रहा है इसमें, जिसमें क्या फॉर्म होती है, पेरोक्सिलिंक फॉर्म होती है। तो पूछा पेरोक्सिलिंक अगर बन रही है तो इसमें क्रोमियम का कितना है, इनडायरेक्टली हम लोग को फाइंड आउट करना है Cr। पूछा हम लोग को देखें क्या है, Cr2O7 पूछा है, लेकिन बाद में हम लोग को स्ट्रक्चर कौन सी दे दिया, CrO5। अगर आप डायरेक्ट इधर से निकालें ना, ध्यान दें 5 ऑक्सीजन -2 के हिसाब से -10, यहाँ में आऊंगी +10, ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। और ये ऑप्शन में आपको बताऊं मैं, ऑप्शन में है +5 स्टूडेंट, ध्यान दें +6 डी +10 है, उसके हिसाब से ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर देखें आप, स्ट्रक्चर में 2 पेरोक्सिलिंक है, पेरोक्सिलिंक बनती है तो बजाय -2 के क्या रहता है ये -1 माइनस टोटल -4। और अगर ये सिंगल फॉर्म में है तो -2 टोटल इज -6 ना, सारे ऑक्सीजन में -6, तो उसके अपोजिट में जो ग्रुप है उसका क्या रहेगा +6 ऑप्शन है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। A mixture of पोटाशियम क्लोरेट, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ KClO3 पोटाशियम क्लोरेट, ऑक्सैलिक एसिड, ये भी डायरेक्ट लिख रही हूँ H2C2O4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज heated during the reaction which element undergoes maximum change in the oxidation number। क्या बोल रहा है कि अगर मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं हम लोग पोटेशियम क्लोरेट का, ऑक्सैलिक एसिड का एंड H2SO4। यहाँ पर देखें मिक्सचर जो है सिर्फ 2 का है, H2SO4 तो मीडियम है, एसिडिक मीडियम है, KClO3 प्लस H2C2O4, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। कौन सा मीडियम ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मीडियम नहीं बोला है, मीडियम यहाँ पर H2SO4 जो है वो मीडियम का काम कर रहा है, दैट इज योर एसिडिक मीडियम। पूछ रहा है किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो which element undergoes maximum change in the oxidation state। सबसे ज्यादा किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आएगा, देखें K की फिक्स है, यहाँ पर मैं लेके चलूँ +1, इसकी आपको पता है यहाँ पर रहेगी आपकी -6 +1 -5 Cl क्या रहेगा +5, यहाँ पर -8 +2 -8 +2 -6 +6 एक 2 Cl की +6 तो एक की कितनी रहेगी +3। आप बताएं ना, Cl की +5 है, वो +5 से कहाँ तक जा सकता है -1 तक, +5 से -1 मतलब इतना चल के आएगा। और कार्बन की +3 से वो कितना चल सकता है, आपको मैंने पहले बताया कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ +3 से +4 आने के लिए वो सिर्फ कितना चला, एक चला। +5 से -1 तक जाने में कितना चला, +5 से 0 तक जाने में 5 और -1 6। बोला है ना अंडरगोस मैक्सिमम चेंजेस, कौन है जो मैक्सिमम चेंजेस में जा सकता है। ऑप्शन में मैंने दिया है आपको सल्फर, ऑक्सीजन, ऑप्शन में देखें सल्फर हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को एसिडिक मीडियम में ले लिए। सल्फर BH, H का कांस्टेंट है CCl, D कार्बन। हम लोगों ने सल्फर और H जो है सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से एसिडिक मीडियम में चले गए। हम लोगों को कंपटीशन ये दोनों के बीच में था, जिसमें से
Cl जो है +5 था, तो और मैक्सिमम क्या जा सकता था, वो +5 से -1 जा सकता था, +5 से -1 यानी वो 6 चल रहा है, और ये था +3 से वो +4 जा सकता है, एक ही चलेगा ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कौन बता सकता है, Cl बता सकता है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ PO4 3 minus SO4 2 minus इसका और Cr2O7 2 minus फाइंड आउट करना है। A +3 +6 +5, B ऑप्शन +5 +3 +6, C -3 +6 +6, D +5 +6 +6। कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन -8 -3 -5 हो गया, इसका अपोजिट ये क्या है, +5, डूडो +5 है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है। अब ये दोनों के बीच में कौन आंसर हो सकता है, सल्फर। 4 ऑक्सीजन -8 -2 -8 उस तरफ गया, इक्वल टू के क्या हो गया, +8 में से -2 जाएगा, +6 +5 के बाद +6, ये ऑप्शन है। अब देखते हैं ना तीसरा वाला भी +6 आता है क्या। हाँ, ऑक्सीजन 7 मतलब -14 टू -12, -12 का अपोजिट +12, 2 Cr +12, 1 Cr कितना आएगा, +6, तो ये ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 6, नंबर ऑफ मोल्स of MnO4 माइनस रिक्वायर्ड, कितने Mn रिक्वायर्ड होंगे टू ऑक्सीडाइज, क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सैलेट FeC2O4 फेरस ऑक्सैलेट कंप्लीटली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4, कितने MnO4, मतलब रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है, MnO4 और फेरस ऑक्सैलेट, कंप्लीटली इन विच मीडियम, एसिडिक मीडियम। रिएक्शन किसके बीच में बोल रहा है कि MnO4, अच्छा ऑप्शन भी लेते चले, ए ऑप्शन क्या बोला है 7.5 मोल्स, बी ऑप्शन क्या बोला है 0.2 मोल्स, सी ऑप्शन 0.6 मोल्स, डी ऑप्शन 0.4 मोल्स। ओके, सी सबसे पहले रिएक्शन समझते हैं, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड, कितने MnO4 के मोल्स रिक्वायर्ड रहेंगे, क्या करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए, FeC2O4। अब देखते हैं ना रिएक्शन, MnO4 -2 है और -1, यानी यहाँ पर मैं बता दूँ आपका ये है +7, आपको निकालने आना चाहिए, प्लस FeC2O4 रिएक्शन होती है ना एसिडिक मीडियम में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, मॉलिक्यूलर वेट जब निकाला जाता है एसिडिक मीडियम में, तो MnO4 किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+, आपको पता है, और Fe यहाँ पर अगर मैं देखूं Fe का ये -8, यहाँ पर ये Fe+2 है, हम लोगों का यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या हो रहा है, +3, बोला है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज Fe, मतलब हम लोगों का Fe जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यहाँ पर +2 से क्या हो रहा है, +3, प्लस हम लोगों का और क्या चीज तैयार हो रहा है, बन रहा है 2CO2। अंडरस्टूड। अब देखिए मैं पेयरिंग करती हूँ ना,
Mn +7 था, यहाँ क्या हो गया +2, +7 +2 यानी कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ 5। यहाँ पर Fe कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ 1। अगर मैं पेयरिंग करूं कार्बन की एक और, यहाँ पर मेरा कार्बन क्या है +4, यहाँ पर मेरा कार्बन आप देखें ना तो एक कार्बन है +3, कैसे -8 +2 -6 अपोजिट +6, 2 +6 1 +3, यानी कार्बन की अगर मैं पेयरिंग करूं तो +3 से +4 कितना हो रहा है +3 से CO2 +4, यानी कितना हो रहा है अगेन 1, एक ही का हो रहा है -8 +4 +3 से 1, हाँ इतना समझ में आया। ओके, मतलब लॉस कितने का हो रहा है 5 का, 5 और +7 से गेन हो रहा है, दैट इज गेन। और ये दोनों के गेन हो रहा है मतलब ये क्या कर रहे हैं रिडक्शन। अब देखें ये दोनों के दोनों ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, +3 से +4 जा रहे हैं, अगेन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। एक चीज आप ध्यान दें, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना, ओके कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो है +3 से +4, लेकिन एक चीज ध्यान दें CO2 -2 +4 -8, कोई और चार्जेस नहीं है इसके ऊपर, C2 Fe +2 ओके +1। आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को निकालने बोला। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ध्यान देते चले। यहाँ पर हम लोगों का 5 का है, मतलब 5 और यहाँ 2, 5 और 2 तो कैसे कर सकते हैं, दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, तो अपोजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या। हाँ यहाँ पर कार्बन का मुझे थोड़ा डाउट जा रहा है, Fe2+ से Fe3+1 समझ में आया, कार्बन जो है इधर 2 इधर 4, कार्बन 2 जा रहा है, ये दोनों को अगर मिलाकर मैं करूं तो मेरा बन जाएगा 3 5, 3 और 5, यानी मुझे Mn जो है 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये दोनों के दोनों 3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो मतलब के 5 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। अगर ऑक्सीडाइज होने के लिए यानी या फिर 1 मोल के लिए क्या हो सकता है, या फिर कैसे लॉस बोल सकते हैं हम लोग, इनडायरेक्टली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 5/3, या फिर और आसान कैसे कर सकते हैं देखिए सर, स्टॉप कीजिए। जो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे थे वो एक बार और ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं। देखिए MnO4 -1 plus Fe C2O4 giving rise to Mn2 plus Fe3+ plus 2CO। अब ध्यान दें इधर पर मुझे मिल रहा है +7, इधर पे मुझे मिल रहा है +2, ये घट रहा है, कितने से घट रहा है 5 से, पॉजिटिव नहीं 5 से घट रहा है। अब यहाँ पर मुझे Fe+2 मिल रहा है, यहाँ पर मुझे +3, यानी ये बढ़ रहा है 1 से। एक चीज और बढ़ रही है, यहाँ पर आप देखिए ना, एक कार्बन का +3, यहाँ पर एक कार्बन का +4, यहाँ पर आप देखिए ना 2 कार्बन का +6 है, +6 से +4, +6 से +4 अगर मैं देखूं तो रिलेशन कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन से, यानी ये दोनों जो है ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन का टोटल मिला के 3, ये रिडक्शन कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का 5, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है, ये 5 दे रहा है, कब लेगा जब उसको 5 मिलेगा, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, यानी मेरे 5 मोल Fe के लिए 5 Fe के लिए 3 Mn लगता है, तो एक अगर
या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि क्वेश्चन में बोला था ऑक्सीडाइज करने के लिए तो 5 को 3 लगता है तो 1 को कितना लगेगा, तो मैं इनडायरेक्टली कर सकती हूँ 3/5 यानी मेरा आंसर रहेगा 0.6। आपको ऑप्शन दिया था A इज इक्वल्स टू 7.5 मोल्स, लगेगा क्या? नहीं। B इज इक्वल्स टू 0.2 मोल्स, ये रिएक्शन ये तरीका देखते चले आप। C इज इक्वल्स टू 0.6 मोल्स, अंडरस्टूड। D इज इक्वल्स टू 0.4 मोल्स, 0.6। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे? इन द रिएक्शन, जो गिवन रिएक्शन है मैं पढ़ रही हूँ, इन द रिएक्शन मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, उसके ऑप्शंस जो है मैं पढ़ दूँगी। हमारी ये शायद 5th थी, 6 3Br2 प्लस 6CO3 2 माइनस। कभी भी आप रिएक्शन को ही सॉल्व कर रहे हैं तो कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज होता है वो बहुत ध्यान से लिखें। कभी कभी आप क्वेश्चन जो है एक के बाद एक लाइन होती है ना, तो ऊपर जो -1 का चार्ज होता है अक्सर करके डैश दिखता है आपको, वो आप नहीं समझ पाते। प्लस 3H2O गिविंग राइज टू 5Br-1 प्लस Br O3-1, देखिए ये डैश की तरह दिख रहा है मुझे, प्लस 6HCO3-1। इसमें क्या पूछ रहा है ऑप्शन, क्वेश्चन ध्यान से सुने। ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड। यहाँ पर देखिए ब्रोमीन का कितना है 0, यहाँ पर ब्रोमीन का कितना है -1, यहाँ पर ब्रोमीन का कितना है, ऑक्सीजन 3 2 6 -6 प्लस 1, अगर उस तरफ गया तो वो जाएगा -1 प्लस 6, इसका अपोजिट देखिए ना, ये हो गया +5। अब देखिए 0 से -1 जा रहा है, रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है। 0 से +5 ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ब्रोमीन जो है हमारा ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। ऑप्शन में देखिए ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड, कार्बोनेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। कहाँ पर दिख रहा है कार्बोनेट, यहाँ पर देखें कार्बोनेट -2 है, यहाँ पर कार्बोनेट -1, -2 से -1 यानी राइट साइड में चल रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, गलत है। यहाँ पर बोल रहा है कार्बोनेट इज रिड्यूस्ड यानी रिडक्शन कर रहा है, गलत। ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड, नॉट पॉसिबल। ब्रोमीन इज नाइदर रिड्यूस्ड नॉर ऑक्सीडाइज्ड, नॉट पॉसिबल। देख रहे हैं आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। चौथा है ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्यों उसने बोला ब्रोमीन, देखिए हम लोग जब रिएक्शन शुरू कर रहे थे ना तभी हम लोगों ने कार्बोनेट का क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, रिएक्शन में ही हम लोग देख लिए थे ब्रोमीन जो है इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ब्रोमीन का अगर हम लोगों ने निकाला तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिल गया। अब आप देखिए ना, अगर जो आपने किया है वो ऑप्शन में है तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन फेरस आयन। आप सर क्वेश्चन अगर ऐसा आता है फेरस आयन, अब तो ये फेरस और फेरिक का फर्क क्या रखें। फेरस +2 होता है, फेरिक +3 होता है, और फे जो आप ये यूज कर रहे हैं फेरस और फेरिक, वो आप किसके लिए यूज करते हैं, फी। फी आपका आयरन है, कंपाउंड फॉर्म में आप उसको फेरस और फेरिक पढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है फेरस आयन पर कितना चार्ज होता है, तो फेरस आयन पर कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट, +2 चार्ज होता है। ओके ओके, सी नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग, which of the following can act as an oxidizing as well as reducing agent। कौन है जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों के दोनों तरह काम कर सकता है। क्लोरीन, जल्दी बताएं मुझे, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम कर सकता है क्या, क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा है। Which of the following can act as an oxidizing as well as
रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कौन है जो ऑक्सीडेशन भी आसानी से कर सकता है, रिडक्शन भी आसानी से कर सकता है, तो कौन है? ए क्लोरीन है क्या वो, बी एयर है क्या वो, सी ओजोन है क्या वो, डी SO2 है क्या वो, सी क्लोरीन ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लोरीन नॉट पॉसिबल। रिएक्शन देखते चलिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2S plus SO2 giving rise to 2H2O plus 3S, 2H2O giving rise to H2SO4 plus 2H plus। क्वेश्चन में बोला है क्लोरीन एयर, एयर हम लोग मोस्टली एयर अगर मैं लेके चलूँ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही कंसिडर करूँगी। क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का जो सल्फर है, सल्फर वो जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का रोल प्ले कर सकता है। सल्फर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखिए +6 तक जा सकती है, मोस्टली वो +2 पर भी आ जाता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर कैसा बोल सकते हैं हम लोग? क्लोरीन नहीं करेगा, एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी नहीं करेंगे, और ओजोन, ओजोन भी O3। तो बेस्ट ऑप्शन इज योर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो रहेगी वो जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करती है। ओके, नेक्स्ट है कि 1 मोल ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो है एसिड K2 से रिएक्शन विद एक्सेस किया है विल लिबरेट डैश मोल ऑफ I2। क्या बोल रहा है? 1 मोल ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7 का 1 मोल अगर है तो वो रिएक्शन विद एक्सेस Ki, K2Cr2O7 रिएक्शन कर रहा है Ki के साथ। आपको पता है Ki के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आयोडीन गैस निकलने वाली है। तो कितना आयोडीन यानी कितना I2 मॉलिक्यूल जो है वो लिबरेट होगा, निकालेगा। आप रिएक्शन देख सकते हैं। K2Cr2O7 रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? Ki के साथ। K2Cr2O7 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Ki के साथ। स्टूडेंट आप लोगों को बता रहना चाहिए क्या बनने वाला है। 2Cr plus 3 2Cr plus 3 plus 7H2O plus Ki I2 बनने वाला है। कितना बनने वाला है? 2Cr 2Cr3 plus 7H2O I2। कैसे बैलेंस करेंगे हम लोग? यहाँ पर तो हमारे को K का कोई वैल्यू नहीं देती, यहाँ पर है हमारी K। देखिए 3I2 6Ki। अब यहाँ पर जो है Cr3 ये 2K3 यहाँ K नज़र नहीं आ रहा है लेकिन सर स्टॉप कीजिए ना, मैंने ना एम्पलीफायर भी लगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन आई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि K2Cr2O7 को ऑक्सीडाइज, क्वेश्चन क्या है? 1 मोल ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो है जब एसिडिफाइड मतलब एसिडिक मीडियम में है, ऑन रिएक्शन विद एक्सेस Ki के साथ एक्सेस अमाउंट ऑफ Ki जो है विल लिबरेट दैट मोल ऑफ I2। यानी K2Cr2O7 Ki के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको पता रहना चाहिए Cr3 प्लस आयन फॉर्म होता है वाटर मॉलिक्यूल और आयोडीन गैस जो होती है लिबरेट होती है। तो हम लोगों को यहाँ पर कितना आयोडीन मिलेगा? 3I2 मतलब 6I नहीं, हम लोगों को पूछ रहा है कितना आयोडीन मॉलिक्यूल लिबरेट होगा, दैट इज योर 3 आयोडीन मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन Ag2 प्लस, दैट इज योर 8 रिएक्शन Ag2 plus, next is your AgX giving rise to your 2Ag plus। ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कोई एक स्पेसीज जो रहती है वो सिंगल फॉर्म में रहती है और उसके अपोजिट में चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट, वहाँ पर जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर बात को ज़रूरी नहीं है जो वन स्पेसीज रहे वो हमेशा रिएक्टेंट रहे, वो प्रोडक्ट फॉर्म में भी हो सकती है। नेक्स्ट सेकेंड
नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं Ag जो है +1 में है, यहाँ पर Ag जो है +2 में है, यहाँ Ag 0 है। जाहिर सी बात है Ag 1 से 0 की तरफ जा रहा है, यानी ये रिडक्शन हो रहा है। ये 1 से +2 की तरफ जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी इस रिएक्शन में Ag जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 से ज़्यादा मतलब मैं बोल सकती हूँ 2 है, 3 है, 3 से ज़्यादा। तो यहाँ पर नजर आ रही है ना, 3 है, +1 है, 0 है, +2 है, यानी दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज पूछा है द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या रहेगा? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आयरन इन इट्स लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब मैं 4 ऑप्शन लिखूंगी, 4 में आपको पूछा गया है, 4 के चारों में आयरन है, Fe है। अब आपको पूछ रहा है कि कौन से कंपाउंड में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी आपको कंपाउंड दिया जाए ना, तो कंपाउंड में किसी एक का मालूम करने बोले तो आपको उसके अपोजिट में जितने भी है ना, सबका मालूम होना चाहिए। सबसे फर्स्ट FeCN6-4। सॉरी, हम लोग दूसरी एग्जांपल लिख लिए। K3FeOH6B K2 बहुत आसानी से हो सकता है। देखिए आपको Fe का मालूम करना है, Fe का मालूम करना है, यानी उसके आसपास में जो उससे जॉइंट ग्रुप्स है उनके सबके आपको मालूम होना चाहिए। NH4 2SO4 जो लिख रही हूँ ना मैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये वाला ये मोहर सॉल्ट है आपका FeCN6 बहुत ध्यान से देखिए, आपको मालूम करना है इसमें से Fe का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे कम किसका है। OH बोले, एक OH का रहता है -1, ये पूरे OH का आपको मिला -6, K पर होता है +1, एक K पर +1, 3 पर +3, इनडायरेक्टली Fe पर आया आपके +3 है ना, ये +3 ये +3 ये -6, तभी तो न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट ऑक्सीजन 4 मतलब -8, ये +2 -2 -6, यानी ये +6। यहाँ पर देखें SO4 -2 होता है, ये है अमोनियम आयन +1 होता है, 2 +2 -2 Fe +2। यहाँ पर CN6 एक CN होता है -1, 6CN -6 पर पूरे कंपाउंड पर -3, यानी डिवाइड होकर हम लोगों के पास बचेगा -3, -3 का अपोजिट +3, Fe +3 Fe +3 Fe +2 Fe +6, यानी सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें हम लोगों को मिला? मोर सॉल्ट में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इन OS। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इन किसमें हम लोग देख सकते हैं? OS, ऑस्मियम का O है, ऑस्मियम O4 क्या हो सकता है? इनडायरेक्टली -8, तो इसका अपोजिट क्या रहेगा? प्लस। स्टॉप करने से ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट MCQ क्या हो सकती है हम लोगों की? ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने बोल रहा है किसका? सल्फर का। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन इज -1 इन, उसे सामने से बोल दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। अब हम लोगों को पता करना है जो 4 ऑप्शन है उसमें से किस में -1 है। आपको मैं बार बार बोलती चलूँ, किसी एक का जब मालूम करने बोलता है तो उसके अपोजिट में जितने भी ग्रुप्स होते हैं, वो चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे अल्कली, मोस्टली ऐसे ग्रुप्स उससे ज्वाइंट रहते हैं जिसका जो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर वाले होते हैं, जैसे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हैलोजेंस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। यहाँ पर हम लोगों को पूछ रहा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेथड बता दूं करने का कैसा होता है। ए बोल रहा है FeS या AB, दूसरा क्या बोल रहा है हम लोगों को? FeS2। C इज, देखिए स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर दे दी जाती है तो वेरी गुड, उसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन याद रखें स्ट्रक्चर में अगर डेटिव बॉन्ड है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का यू हैव टू टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स। डी हम लोग क्या लिख सकते हैं? S डबल बॉन्ड O ONA, S डबल बॉन्ड O ONA। हम लोगों को पूछा किसका है?
के इज -1। सल्फर का -1 किसमें हो सकता है? सल्फर का Fe, मोस्टली Fe2 प्लस होता है, तो यहाँ पर -2 प्लस होता है, यहाँ पर इसका -2। दो सल्फर का -2 तो एक का कितना रहेगा? -1। देखते हैं ना, यहाँ पर ये -2 सॉरी सोडियम और ऑक्साइड ये इसके साथ है, -2 -1 यानी यहाँ पर ये जो रहेगा 6 + 6, ये भी ये जाएंगे पॉजिटिव में, ये दोनों जाएंगे पॉजिटिव में, ये दोनों, तो ये दोनों पॉसिबल नहीं है। ये निगेटिव में आ रहा है लेकिन ये -2 है, ये निगेटिव में आ रहा है, ये -1 है, यानी आंसर विल बी बी, दैट इज योर FeS2। ध्यान से देखें, आपने देखा था FeS2 S2 का -2 आया था, लेकिन वो 2 सल्फर का था, आपका पूछा है 1 सल्फर का। नेक्स्ट देखें क्या बोला है, C2H6 + O2 + CO2। आपको पता है कोई भी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हमारी 12 कोई भी एक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मैंने यहाँ पर क्या लिया है, अल्केन लिया है, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मतलब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कंबशन रिएक्शन, है ना। तो कंपल्सरी चीज़ें 2 चीज़ बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। तो यहाँ पर पूछा है दिस इक्वेशन रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ CO2 एंड H2O, मतलब अब तो पूछा है CO2 और H2O, ये दोनों का रेशियो क्या रहेगा, रेशियो यानी प्रोडक्ट पार्ट में पूछा है। तो हम लोग अभी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते जाएंगे। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखें, C2H6 बोला है उधर पर CO2 बराबर C2H6 + NO2 एरो CO2 + H2O। अब हम लोगों को रिएक्शन बैलेंस करना है। 2C2H6 बराबर 4CO2 ऑक्सीजन 4 2 8 9 तो नहीं ले सकती मैं, अब मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अगर H6 2 12 6 लूँ तो 4 2 8 6, 8 और 6 कितना होता है स्टूडेंट, 8 और 6 कितना होता है, 14 होता है, यानी मैं यहाँ पर लूँ 7, यानी मेरा ऑक्सीजन और कार्बन का रेशियो कितना आया। ऑप्शन में क्या क्या है, 1:1 1:1, बी क्या है 2:3, सी क्या है 3:2, डी क्या है 3 ओनली, नहीं 1:3। पहला क्या बोला है क्वेश्चन में, CO2 का कितना आया 4:6, 4:6 यानी 2:3 ना, 2:3। ओके सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चले। इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो सॉल्यूशन में बोल सकती हूँ, इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2H2O3। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिवाइज करने वाला है, आपको याद है मॉलिक्यूलर वेट, मैंने इक्विवेलेंट वेट आपको निकालने का तरीका बताया था, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, यहाँ पर वही क्वेश्चन आया है। इन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ व्हाट, Na2S2O3 यूजिंग K2Cr2O7, स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है किसका, K2Cr2O7 नहीं लिख रही हूँ मैं, Cr2O7 लिख रही हूँ, Cr2O7। और क्या बोल रहा है, बाय आयोडोमेट्रिक, मतलब सोडियम थायोसल्फेट सॉरी हाइपो सॉल्यूशन प्लस क्रोमेट सॉल्यूशन, पोटेशियम क्रोमेट सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट का जब स्टैंडर्डाइजेशन होता है और आयोडोमेट्रिक, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला देखा था, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, यू कैन राइट वैलेंसी फैक्टर Z। अब आपको पता है Cr2O7 2- है, Cr2O7 2-,
2 माइनस, यहाँ पर ये 14 है, -14, इसकी वजह से ये हो गया -12, ये हो गया +12, एक CR +12, 2 CR +12, तो एक का +6, जाहिर सी बात है स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, तो ये CR 2 CR है, कितने में कन्वर्ट हो रहा है, CR3 +3, यानी +6 से +3 की तरफ ये जा रहा है, एक CR +6 से इधर पर किस में जा कन्वर्ट हो रहा है, +3, यानी ये 2 CR 12 से इसमें कन्वर्ट हो रहा है 6 में, यानी इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन कितने का हो रहा है, 6। तो मॉलिक्यूलर वेट, मैं मॉलिक्यूलर वेट नहीं लिख रही हूँ, आपको ये नहीं पूछा कितना मॉलिक्यूलर वेट, पूछा है वैलेंसी फैक्टर कितना रहेगा इलेक्ट्रॉन, CR2, अच्छा मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, 12, 2 CR2 का 12, एक CR का +3, 2 CR का +6, तो कितने इलेक्ट्रॉन का जो है गेन हो रहा है, 6 का, तो वैलेंसी फैक्टर विल बी 6। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट the standardization reduction या standard reduction potential of magnesium, zinc, nickel, hydrogen, Neg मैं लिख देती हूँ तो आसानी होगी। और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैंने वो कराया नहीं आपके लिए, वो इजी है। एक रिएक्शन दी रहती है, उसमें पूछता है वेदर द गिवन रिएक्शन इज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन और नॉट, और आइडेंटिफाई द रिडॉक्स रिएक्शन इन द गिवन फॉलोइंग। और क्या हो सकता है कि रिडॉक्स रिएक्शन आपको दी रहेगी, उसमें से पूछेगा कौन रिडक्शन कर रहा है, कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है। और किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं। और किस टाइप का रिएक्शन हो सकता है कि आपको गिवन रिएक्शन में से ऑक्सीडेशन नंबर अंडरलाइन किया रहेगा और आपको ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन मैंने कराया नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान है। आपको पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन, बहुत ध्यान से देखिए, पोटेंशियल ऑफ Mg, जिस सीरीज में लिख रही हूँ ना उसी सीरीज में आप कभी भी करें तो ऐसे ही करना, आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो सीरीज रहती है वो उसी तरह उनकी वैल्यू भी दी रहती है, NAG। आप आगे पीछे कर देंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी। समझ में आ रहा है? R -2.37, मतलब ये -2.37 अब स्टार्ट हुई, तो ये पूरे जितने भी दिए हैं उसमें मैग्नीशियम की है, और -0.76, -0.25, 0.00, जाहिर सी बात है 0 दी गई है तो इनमें से किसी हाइड्रोजन की होगी, 0.034, एंड 0.80 volts। हो गया? Which one of the following cells have maximum voltage? Which one of the following cell? Following cell मतलब के स्टूडेंट नीचे पूरा सेल बना हुआ है। Following cell has maximum voltage। किसका, कौन से सेल का मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा? अब फर्स्ट मैग्नीशियम प्लस 2Ag Mg2 प्लस 2Ag। देखिए हो गया, समझ में आ रहा है? तो E0 सेल कैसे निकालने वाले हैं हम लोग? आपको आता है E0 सेल का फॉर्मूला, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया है। तो E कैथोड माइनस E एनोड। देखिए मैं लिखते जा रही हूँ, E कैथोड। अब यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ नीचे तो आसानी होगी, MgZn GZn निकेल H और कॉपर और Ag। तो हम लोग किसके बीच में रिएक्शन कर रहे हैं? Mg और Mg, मैग्नीशियम के बीच में हो रही है और सिल्वर के बीच में हो रही है। तो हमारा जो सिल्वर है कैथोड पर है
Ag माइनस एनोड पर क्या है मैग्नीशियम, सिल्वर की वैल्यू कितनी दी है 0.80 माइनस मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी, कहाँ है मैग्नीशियम -2.37। इसका आंसर अगर हम लोग ऐड करते हैं सी 7 माइनस माइनस प्लस 7 3 8 11 1.3 यानी 3.17 आया। ओके नेक्स्ट देखें दूसरा सेल दिया है, आपको ये वोल्ट निकाल कर देखना है किसका सबसे ज्यादा आता है। कॉपर 2 प्लस प्लस H2 गिविंग राइज टू कॉपर प्लस 2H प्लस ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कॉपर प्लस ई एच। कॉपर की कितनी दी है वैल्यू 0.034 सॉरी माइनस 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 0 इज इक्वल्स टू 0.034 वोल्ट। सी का कितना दिया है निकल, निकल प्लस कॉपर 2 प्लस गिविंग राइज टू निकल 2 प्लस प्लस कॉपर। आपको समझ में नहीं आता ना कौन कैथोड पर जा रहा है कौन एनोड पर। आपको पता है एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो आप एरो मार्क करें ना। हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी निकल जो है E0 सेल में, ई कैथोड माइनस ई एनोड में, ई कैथोड में किसको लूँगी हाँ कॉपर को माइनस ई एनोड किसको लूँगी निकल को। ओके यहाँ ये क्वेश्चन मैं रब कर फर्स्ट लाइन रब कर रही हूँ। ई कॉपर E0 सेल की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, कॉपर कितना है मेरा कॉपर 0.034 माइनस मेरा निकल कितना है -0.25 इज इक्वल टू कैसे करेंगे 54923 नहीं 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 नो 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 ऐसा नहीं करना है 0.034 माइनस माइनस प्लस 34 0.25 समझ में आया मैंने क्यों किया ये एक डिजिट ज़्यादा है 0 4 5 3 8 2 0.284 यानी देखिए अभी तक हम लोगों ने 3 निकाला है। फर्स्ट वाले का वोल्ट सबसे ज़्यादा आया है, सेकेंड वाले का वोल्ट कितना है 0.03 और इसका वोल्ट जो है वो भी कम आया है। अब हम लोग फोर्थ का देखते हैं। फोर्थ का मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ E0 सेल इज इक्वल टू जिंक और सिल्वर है, जिंक और सिल्वर, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो E कैथोड पर कौन जाता है रिडक्शन, तो सिल्वर माइनस E जिंक इज इक्वल टू सिल्वर इज व्हाट 0.08 माइनस जिंक कितना है जिंक minus 0.76 it is almost equal to 668 is your 14 1 8 0 मतलब सबसे ज्यादा हमारा पहला वाला आया इसका। अंडरस्टूड। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, आप लोगों को जितने भी टाइप के रिएक्शंस क्वेश्चंस हैं उसके सबके एक एक टाइप कराई गई है, जिसमें से ये रिएक्शन इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए E0 सेल इज इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड। कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता वैसे आप एरो करके देख लें कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन, और कैथोड और एनोड की प्लेस पर उसको पुट अप करें और उससे आपको अक्सर करके मोस्टली आपकी वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी। आपको पूछ सकता है क्वेश्चन सबसे मिनिमम वोल्टेज किसका है और मैक्सिमम वोल्टेज किसका है। ये हो सकता है मॉलिक्यूलर वेट निकालने आ सकता है, इक्विवेलेंट वेट निकालने आ सकता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोल सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। स्टूडेंट्स ट्राई करें आपके बुक में जितने भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने की, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे क्वेश्चन के फॉर्म में आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है या फिर मुझे ये समझ में नहीं आया एक्सेट्रा। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच। सर